feel like the Indian economy is this giant complex jigsaw puzzle. एक पीस कहता है फास्ट ग्रोथ, दूसरा कहता है वेयर आर द जॉब्स। क्या ग्रोथ का मतलब हमेशा प्रोग्रेस होता है? आज हम इसी पजल के कुछ जरूरी पीसेस को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम यूपीएससी मेंस एग्जाम्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके डिटेल्ड आंसर्स पर एक नजर डालेंगे। ये सवाल इंडियन इकोनॉमी के कोर इश्यूज पर है, ग्रोथ, जॉब्स, सेविंग्स, जीडीपी, कैलकुलेशन और बहुत कुछ। एग्जैक्टली हमारा मकसद है इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करना प्रोवाइडेड सोर्सेज के बेसिस पर। हम देखेंगे कि डेटा क्या कहता है, चैलेंजेस क्या हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज का इंपैक्ट क्या है। थिंक ऑफ इट एज गेटिंग वेल इन्फॉर्म्ड, बिना ओवरवेल्म हुए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की खास चर्चा इंडियन इकोनॉमी के कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पर। जॉबलेस ग्रोथ डिबेट। Question. The nature of economic growth in India in recent times is often described as jobless growth. Do you agree with this view? Give arguments in favor of your answer. 2015 ब्रॉड माइक्रो थीम इकोनॉमी जॉबलेस ग्रोथ। Okay, ये jobless growth का आइडिया काफी सुनने में आता है, राइट? वो फीलिंग कि इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है पर जॉब्स नहीं बन रहे हैं। क्या ये इंडिया के लिए करंटली सही है? Let's unpack this view. बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, जॉबलेस ग्रोथ टर्म का मतलब है कि जीडीपी तो बढ़ रहा है पर एम्प्लॉयमेंट उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा। लेकिन रीसेंट डेटा एक्चुअली एक थोड़ा डिफरेंट पिक्चर प्रेजेंट करता है। एक कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। सिंपल टर्म्स में ये मेजर करता है कि हर 1% जीडीपी ग्रोथ के लिए एम्प्लॉयमेंट कितना ग्रो करता है। अच्छा, तो हायर इलास्टिसिटी मतलब ग्रोथ के साथ ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं? प्रिसाइसली। और सोर्स के अकॉर्डिंग 2017 से 2023 के बीच इंडिया की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी रिपोर्टेडली 1.11 थी। मतलब हर 1% जीडीपी ग्रोथ पर एम्प्लॉयमेंट 1.11% ग्रो किया। ये एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है 2011-16 पीरियड से, जब इलास्टिसिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। वाओ, 1.11, ये तो काफी पॉजिटिव साउंड करता है। कोई स्पेसिफिक नंबर्स हैं इसको बैक करने के लिए? हाँ बिल्कुल, डेटा मेंशन करता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इकोनॉमी ने लगभग 46.7 मिलियन न्यू जॉब्स जनरेट किए। इससे टोटल एम्प्लॉयमेंट 643.3 मिलियन हो गया। ये रफली 6% ग्रोथ है एम्प्लॉयमेंट में, जो काफी सब्सटैंशियल है। तो प्योरली इन नंबर्स के बेसिस पर देखें तो इस रीसेंट पीरियड को कंप्लीटली जॉबलेस कहना शायद एक्यूरेट नहीं होगा। ओके, लेकिन क्या ये जॉब सभी सेक्टर्स में इवनली आ रही हैं? वहां पर चीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स चली जाती है। इंटरेस्टिंगली, एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर एम्प्लॉयमेंट में एक्चुअली बढ़ा है 44.1% 2017-18 से 46.1% 2023-24 हो गया। अच्छा, एग्रीकल्चर में? हाँ, और उसी टाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर थोड़ा घट गया 12.1% से 11.4%, और सर्विसेज सेक्टर का शेयर भी थोड़ा कम हुआ 31.1% से 29.7%। एक मिनट, एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग, ये तो नॉर्मली लेस डेवलप्ड इकोनॉमी का साइन माना जाता है ना? और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का कम होना, ये तो चिंता की बात लगती है। बिल्कुल, और ये एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी पर सवाल उठाता है। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना शायद डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इंडिकेट कर रहा हो, मतलब जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जिससे प्रोडक्टिविटी लो रहती है। राइट। हाँ, जबकि फॉर्मल सेक्टर जॉब्स बढ़ रही हैं, जैसे कि बढ़ते जीएसटी रजिस्ट्रेशन से पता चलता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के शेयर का गिरना एक स्ट्रक्चरल इशू है। तो ग्रोथ जॉबलेस नहीं है, पर जॉब क्रिएशन का नेचर कॉम्प्लेक्स है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? फोकस क्वालिटी जॉब्स क्रिएट करने पर होना चाहिए, प्रोडक्टिव सेक्टर्स में। इनिशिएटिव्स जैसे स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई के थ्रू जो स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ये क्रूशियल है। मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम से, जो कंपनीज को डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स देती हैं, ये भी एक की एरिया है। और सर्विसेज सेक्टर को रिफॉर्म करना ताकि डिजिटल सर्विसेज और ई कॉमर्स से हाई वैल्यू जॉब्स क्रिएट हों, ये भी जरूरी है। ओके, एक बात सोचिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स लगातार कम होती रहीं तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर? थोड़ा सोच लो। क्विक हिंट, इससे इंडस्ट्रियल बेस कमजोर हो सकता है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल इफेक्ट हो सकता है, और शायद इंपोर्ट्स या सर्विसेज सेक्टर पर डिपेंडेंसी बढ़ जाए। समझे? बिल्कुल। और एक पॉइंट, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ना हमेशा गुड न्यूज क्यों नहीं हो सकता, इवन दो जॉब नंबर्स बढ़ रहे हैं। क्विक हिंट, वो लो प्रोडक्टिविटी और लो इनकम डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को मास्क कर सकता है, जो दिखाता है कि दूसरे सेक्टर्स में बेटर अपॉर्चुनिटीज की कमी है। याद रखना। राइट। और क्या सिर्फ ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ नंबर देखना काफी है इकोनॉमी की हेल्थ जज करने के लिए? क्विक हिंट, क्लियरली नहीं। ग्रोथ की क्वालिटी, जिसमें जॉब क्रिएशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और सेक्टोरल बैलेंस शामिल हैं, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सही बात है। इस कॉम्प्लेक्सिटी पर एक मोमेंट के लिए सोचिए। थिंक। इन शॉर्ट, रीसेंट डेटा सिंपल जॉबलेस ग्रोथ लेबल को चैलेंज करता है ड्यू टू इंप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी और जॉब नंबर्स। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज शेयर्स में कमी और एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, खासकर एग्रीकल्चर में, को लेकर सिग्निफिकेंट कंसर्न्स हैं। स्किल्स और प्रोडक्टिव सेक्टर्स को बूस्ट करने वाली पॉलिसीज की हैं। ओके, जॉब से आगे बढ़ते हैं एक और क्रिटिकल फैक्टर की तरफ, सेविंग्स रेट। सेविंग्स रेट एंड ग्रोथ पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Question. Among several factors for India's potential growth, the savings rate is the most effective one. Do you agree? What are the other factors available for growth potential? 2017 10. Broad micro-theme. Economy, growth factors, savings rate. इमेजिन कीजिए सेविंग्स एक कंट्री के इन्वेस्टमेंट इंजन का फ्यूल है। जितना ज्यादा फ्यूल उतनी तेज इंजन चल सकता है, राइट? सवाल यह है कि क्या सेविंग्स रेट ही सबसे इफेक्टिव फ्यूल है इंडिया के ग्रोथ के लिए? क्या ये नंबर 1 फैक्टर है? सेविंग्स अनडाउटेडली एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है। सोर्स बताता है कि इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स रेट 2023 में जीडीपी का लगभग 29.3% था। ये 2022 के 28.4% से ज्यादा है और ग्लोबल एवरेज 27% से भी ऊपर है। अच्छा। हाई सेविंग्स क्रूशल है क्योंकि ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जरूरी फंड्स प्रोवाइड करती हैं, मतलब देश के अंदर इन्वेस्टमेंट जैसे फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी में। इससे फॉरेन बोरोइंग पर डिपेंडेंसी कम होती है। ओके, सो सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट फंड होता है और कैसे हेल्प करती हैं सेविंग्स? हाई सेविंग्स फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को फैसिलिटेट करती हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन सेविंग्स को बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को लोन देने में चैनल कर सकती हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होती है। एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है। जब सेविंग्स इन्वेस्ट होती हैं तो वो इनकम क्रिएट करती हैं, जिससे आगे और स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट होती है। फॉर इंस्टेंस, हाउस होल्ड सेविंग्स का रिबाउंड करना FY 24-25 में प्रोजेक्टेड 7.3% ऑफ जीडीपी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है। काफी इफेक्टिव लग रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या ये मोस्ट इफेक्टिव है? कोई और कंटेंडर्स हैं? बिल्कुल, सेविंग जरूरी है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल मल्टीपल फैक्टर्स का एक साथ काम करने का रिजल्ट है। जैसे केक बनाने के लिए आपको आटा सेविंग्स चाहिए, पर अंडे, चीनी, हीट, बाकी फैक्टर्स भी चाहिए। सही एग्जांपल है। तो अदर क्रिटिकल फैक्टर्स इंक्लूड, पहला, इन्वेस्टमेंट रेट। सेविंग्स को एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना जरूरी है। इंडिया का इन्वेस्टमेंट रेट 2023 में लगभग 33.74% था और प्रोजेक्शंस है कि और बढ़ सकता है। हाई इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस दिखाता है और फ्यूचर कैपेसिटी बिल्ड करता है। ठीक है। दूसरा, पॉलिसी फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट पॉलिसीज का बहुत बड़ा रोल है। चीजें जैसे टैक्स रिफॉर्म्स, 2025 यूनियन बजट के इनकम टैक्स चेंजेस से जीडीपी बूस्ट का प्रोजेक्शन है। स्टेबल रेगुलेशंस और की सेक्टर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग वाया PLI, ये सब ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट बनाते हैं। राइट। तीसरा, ह्यूमन कैपिटल। इंडिया की बड़ी यंग पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड एक मैसिव पोटेंशियल एसेट है, लेकिन पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और स्किल्स ट्रेनिंग, स्किल इंडिया मिशन जरूरी है। एक स्किल्ड वर्कफोर्स ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। और चौथा, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। आज की दुनिया में ये नॉन नेगोशिएबल है। डिजिटल इंडिया, UPI पेमेंट सिस्टम, एक थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये सब एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं, नए मार्केट्स क्रिएट करते हैं और इनोवेशन ड्राइव करते हैं। गॉट इट। तो ये एक टीम एफर्ट जैसा है। सेविंग्स एक स्टार प्लेयर है, पर उसे एक अच्छा कोच, पॉलिसी, स्किल्ड टीममेट्स, ह्यूमन कैपिटल और लेटेस्ट इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी चाहिए गेम जीतने के लिए। कूल ना? बिल्कुल। अब एक बात सोचिए, अगर सेविंग्स रेट हाई हो लेकिन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब हो, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस या पॉलिसी अनसर्टेनिटी की वजह से, तो क्या ग्रोथ पोटेंशियल पूरी तरह रियलाइज होगा? आप क्या सोचते हैं? क्विक हिंट, शायद नहीं। सेविंग्स को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक एफिशिएंट और स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। समझे? सही है। और इंडिया कैसे इंश्योर कर सकता है कि उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड लायबिलिटी ना बनकर एक्चुअली एक एसेट बने? क्विक हिंट, क्वालिटी एजुकेशन, रेलेवेंट स्किल्स ट्रेनिंग में हैवी इन्वेस्टमेंट करके, और सबसे जरूरी, वर्कफोर्स में आ रहे यंग पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट गुड क्वालिटी जॉब्स क्रिएट करके। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेक्नोलॉजी का रोल, खासकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, आज ग्रोथ में कितना इंपॉर्टेंट है कंपेयर करें अगर 20 साल पहले से। क्विक हिंट, इमेंसली मोर सिग्निफिकेंट। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब फाउंडेशनल है, जो इफिशिएंसी गेन्स, इनोवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ग्लोबल मार्केट्स तक एक्सेस इनेबल करता है, ऐसे तरीके से जो पहले पॉसिबल नहीं थे। टेक अ मोमेंट टू कंसिडर दिस इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स। थिंक। इन शॉर्ट, सेविंग्स रेट ग्रोथ का एक क्रिटिकल एनेबलर है इन्वेस्टमेंट फंड करके, लेकिन ये अकेला ड्राइवर नहीं है। इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल, हाई सेविंग्स, रोबस्ट इन्वेस्टमेंट, सपोर्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। हमने जॉब्स और सेविंग्स की बात की, अब बिग पिक्चर के बारे में क्या स्टेडी जीडीपी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का ऑटोमेटिकली मतलब है कि इकोनॉमी ग्रेट शेप में है? जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक हेल्थ। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टेडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गुमेंट्स। 2019 10. ब्रॉड माइक्रो थीम, इकोनॉमी। इकोनॉमिक हेल्थ असेसमेंट। हेडलाइन नंबर्स अक्सर अच्छे दिखते हैं। फॉर इंस्टेंस, जीडीपी ग्रोथ 2023-24 में 9.2% रिपोर्ट हुई थी और इन्फ्लेशन मार्च 2025 में 3.34% तक गिर गया, जो आरबीआई के कंफर्ट जोन में है। अच्छा लगता है सुनने में, है ना? लेकिन क्या इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी सच में गुड शेप में है, या सरफेस के नीचे कुछ और है? ये हेडलाइन से आगे देखने वाला क्रूशियल सवाल है।
पहले नंबर्स के पॉजिटिव्स को एक्नॉलेज करते हैं। रोबस्ट जीडीपी ग्रोथ खासकर दूसरी मेजर इकोनॉमीज के कंपैरिजन में रिजिलियंस और इकोनॉमिक डायनामिज्म दिखाता है। वो 9.2% फिगर FY24 के लिए इंप्रेसिव है। और लो इन्फ्लेशन, वो तो जनरली सबके लिए अच्छा होता है ना? हाँ, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट रेट को आरबीआई के 2 से 6% टारगेट बैंड में रखना, जैसे 3.34% फिगर, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट प्लान करने में हेल्प करता है और हाउस होल्ड्स खासकर गरीबों की परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट करता है। एक और पॉजिटिव है इंडिया की स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पोजीशन। हाई फॉरेक्स रिजर्व्स लगभग USD 665 बिलियन मेंशन्ड, अच्छा इंपोर्ट कवर और सिग्निफिकेंट गोल्ड रिजर्व्स ग्लोबल शॉक्स के खिलाफ एक बफर का काम करते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, स्टेबल प्राइसेस, गुड एक्सटर्नल बफर। मुझे तो गुड शेप जैसा लग रहा है। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट उन इश्यूज के इर्द गिर्द घूमता है जिन्हें हेडलाइन नंबर्स शायद छुपा लेते हैं। एक बड़ा कंसर्न है वेल्थ इनइक्वालिटी। सोर्स एक स्टार्क फिगर हाईलाइट करता है। टॉप 10% पॉपुलेशन के पास रिपोर्टेडली देश की 65% वेल्थ है, जबकि बॉटम 50% के पास सिर्फ 6.4%। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा गैप है। हाँ, इससे सीरियस सवाल उठते हैं कि क्या ग्रोथ के बेनिफिट्स वाइडली शेयर हो रहे हैं? क्या ग्रोथ इंक्लूसिव है? सही। और क्या? हम वापस एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस पर आते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हाई जीडीपी ग्रोथ जरूरी नहीं कि सफिशिएंट हाई क्वालिटी जॉब क्रिएशन में ट्रांसलेट हो, खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। स्किल मिसमैच का इशू भी है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल इशूज भी हैं, जैसे कुछ सेक्टर्स पर ओवर डिपेंडेंस, जैसे एग्रीकल्चर पर एम्प्लॉयमेंट के लिए एक ब्रॉडर और डीपर मैन्युफैक्चरिंग बेस की जरूरत, और इंप्रूवमेंट्स के बावजूद एग्रीकल्चर में वल्नरेबिलिटीज। तो शेप यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ हिस्से स्ट्रॉन्ग है, कुछ कमजोर। एग्जैक्टली। जबकि पॉवर्टी रिडक्शन में प्रोग्रेस हुई है, रिपोर्टेडली 15.1% इन 2023-24 तक, और गिनी कोएफिशिएंट इनइक्वालिटी मेजर थोड़ा इंप्रूव हुआ है टू 29.1। ये डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज गुड शेप के क्लेम को डिबेटेबल बनाते हैं। पॉलिसीज जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एम करती हैं, जैसे पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, इन्हीं इश्यूज को एड्रेस करने के लिए डिजाइन की गई हैं ताकि हेल्थ ज्यादा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल हो। ये उस फैमिली जैसा है जिसकी टोटल इनकम बढ़ गई है, लेकिन सारा एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ एक मेंबर के पास गया, जबकि बाकी लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप पूरी फैमिली को वेल ऑफ नहीं कहेंगे सिर्फ टोटल इनकम के बेसिस पर। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है। हाँ बिल्कुल, एक क्रिटिकल पॉइंट रिफ्लेक्ट करने के लिए हाई जीडीपी ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है लॉन्ग रन में, अगर उसके साथ बहुत हाई इनइक्वालिटी हो। इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्विक हिंट, ये सोशल अनरेस्ट पैदा कर सकती है, पोटेंशियली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अंडरमाइन कर सकती है, और शायद लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी रोक सकती है अगर पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा परचेजिंग पावर या अपॉर्चुनिटीज से वंचित रहे। थोड़ा सोच लो। सही कहा। और हाई फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया जैसे देश के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं? क्विक हिंट, वो एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स जैसे ऑयल प्राइसेस में अचानक तेजी या कैपिटल आउटफ्लोज के खिलाफ एक क्रूशियल सेफ्टी नेट का काम करते हैं, स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हैं। समझे? राइट। जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन के अलावा इकोनॉमिक हेल्थ की एक कंप्लीट पिक्चर पाने के लिए हमें और कौन से इंडिकेटर्स देखने चाहिए? क्विक हिंट, डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट रेट्स और क्वालिटी, पॉवर्टी लेवल्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जिनी कोएफिशिएंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो हेल्थ, एजुकेशन और इनकम मेजर करता है, और तेजी से बढ़ते हुए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स। याद रखना। इकोनॉमिक हेल्थ के इन डीपर डायमेंशंस पर पॉज करके विचार कीजिए। थिंक। इन शॉर्ट, जबकि पॉजिटिव हेडलाइन इंडिकेटर्स जैसे स्टेडी जीडीपी ग्रोथ और कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन रिजिलियंस के वेलकम साइंस हैं, सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल इश्यूज जैसे हाई वेल्थ इनइक्वालिटी और परसिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस सजेस्ट करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का गुड शेप डिबेटेबल है। ट्रू इकोनॉमिक हेल्थ के लिए इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ पैटर्न्स चाहिए। ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हमें नेचुरली पोटेंशियल जीडीपी के कॉन्सेप्ट पर ले आते हैं। चलिए उसे एक्सप्लोर करते हैं। पोटेंशियल जीडीपी एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट अप है पोटेंशियल जीडीपी। Question. Define potential GDP and explain its determinants. What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP? 2020. 10. Broad micro theme, economy, potential GDP. ओके, इमेजिन कीजिए इंडिया की इकोनॉमी एक हाई परफॉर्मेंस सुपरकार है। पोटेंशियल जीडीपी उसकी मैक्सिमम स्पीड है, वो हाईएस्ट सस्टेनेबल स्पीड जिसे वो लॉन्ग रन में मेंटेन कर सकती है बिना इंजन ओवरहीट के, मतलब बिना हाई इन्फ्लेशन ट्रिगर किए। ये इकोनॉमी का ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेवल है। सवाल यह है कि ये टॉप स्पीड कौन डिटर्मिन करता है और इंडिया को इसे हासिल करने से क्या रोक रहा है? बहुत अच्छी एनालॉजी है। पोटेंशियल जीडीपी एग्जैक्टली वही है, वो मैक्सिमम आउटपुट लेवल जिसे एक इकोनॉमी मीडियम टर्म में सस्टेन कर सकती है, जब वो अपने रिसोर्सेज, लेबर और कैपिटल को उनकी नॉर्मल एफिशिएंट कैपेसिटी पर यूज कर रही हो बिना इन्फ्लेशनरी प्रेशर जनरेट किए। ये एक थ्योरेटिकल बेंचमार्क है कि इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस पोटेंशियल को क्या डिटर्मिन करता है? इंजन की कैपेसिटी कैसे बनती है? प्राइमरीली 3 चीजें पोटेंशियल जीडीपी डिटर्मिन करती हैं। एक है फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स, पावर, मशीनरी, बिल्डिंग्स आते हैं। सोर्स नेशनल हाईवे एक्सपेंशन का एग्जांपल देता है 91,287 किलोमीटर इन 2014 से प्रोजेक्टेड 146,195 किलोमीटर इन 2025 तक फिजिकल कैपिटल बिल्ड करने का। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जैसे रेट्स हमने डिस्कस किए, इसे फ्यूल करते हैं। ठीक है। दूसरा है ह्यूमन कैपिटल,
ये लेबर फोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी है, उनकी एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में इंप्रूवमेंट्स, इंडिया का स्कोर रिपोर्टेडली 0.685 इन 2023, यहाँ प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट करते हैं। स्किल इंडिया मिशन जैसे इनिशिएटिव्स ह्यूमन कैपिटल बूस्ट करने का एम रखते हैं। और तीसरा है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इसमें इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स, कम रिसोर्सेज से ज्यादा करना शामिल है। डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके पोटेंशियली पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने का प्राइम एग्जांपल है। ओके, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड लोग और एडवांस टेक्नोलॉजी पोटेंशियल बढ़ाते हैं। तो सोर्स के अकॉर्डिंग इंडिया को इस पोटेंशियल तक पहुंचने से क्या रोक रहा है? स्पीड ब्रेकर्स क्या है? सोर्स कई इनहिबिटिंग फैक्टर्स हाईलाइट करता है। पहला, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। इंप्रूवमेंट्स के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स अभी भी एक मेजर इशू है। इनएडिक्वेट पावर सप्लाई, लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस एटसेट्रा प्रोडक्टिविटी को लिमिट करते हैं। इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन या अंडर यूटिलाइजेशन भी एक फैक्टर है। राइट। दूसरा, सोशल एंड डेमोग्राफिक चैलेंजेस। हमने इनकम इनइक्वालिटी पर पहले बात की थी। साइटेड HDI रिपोर्ट 2025 सजेस्ट करती है कि इनइक्वालिटी इंडिया के पोटेंशियल HDI अचीवमेंट को 30% से ज्यादा कम कर देती है। एक और मेजर फैक्टर है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जेंडर गैप। अवेलेबल टैलेंट पूल को सिग्निफिकेंटली लिमिट करना पोटेंशियल आउटपुट को रोकता है। ओह, 30%, दैट्स ह्यूज। हाँ। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इनमें एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चैलेंजेस और मार्केट इनएफिशिएंसीज जैसे इम्परफेक्ट कंपटीशन या इंफॉर्मेशन गैप्स शामिल हैं, जो रिसोर्सेज को उनके सबसे प्रोडक्टिव यूजेस तक स्मूथली फ्लो करने से रोकते हैं। राइट। एक फैक्ट्री का सोचिए, भले ही उसके पास बेस्ट मशीन्स, फिजिकल कैपिटल, स्किल्ड वर्कर्स, ह्यूमन कैपिटल और लेटेस्ट प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी हो, अगर उसे लगातार पावर कट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक फेस करने पड़ते हैं या परमिट्स लेना एक नाइटमेयर है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, तो वो कभी अपनी फुल पोटेंशियल कैपेसिटी पर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। मेक सेंस ना? बिल्कुल। लेट्स रिफ्लेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, जैसे बेहतर रोड्स या पोर्ट्स बनाना, पोटेंशियल GDP पर इतना पावरफुल इंपैक्ट क्यों डालता है? क्विक हिंट, ये डायरेक्टली बिजनेस कॉस्ट्स, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स कम करता है, कनेक्टिविटी इंप्रूव करता है, गुड्स और लोगों का क्विकर मूवमेंट अलाउ करता है, जिससे पूरी इकोनॉमी ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनती है। याद रखना, सही। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने से इंडिया का पोटेंशियल GDP सिग्निफिकेंटली कैसे बूस्ट हो सकता है? क्विक हिंट, ये इफेक्टिवली अवेलेबल टैलेंट पूल को एक्सपैंड करता है, डाइवर्स स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स को वर्कफोर्स में लाता है, जिससे हायर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और पोटेंशियली ज्यादा इनोवेशन होती है। समझे? लॉजिकल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने से एक्चुअल GDP और पोटेंशियल GDP के बीच का गैप भरने में कैसे मदद मिलती है? फॉर एग्जाम्पल, क्विक हिंट, सिंपलर रेगुलेशंस, फास्टर अप्रूवल्स और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों, एनकरेज करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट करने देते हैं। इस तरह रिसोर्सेज को उनके पोटेंशियल के करीब यूटिलाइज करते हैं। कंसिडर कीजिए कि ये फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इश्यूज, रेगुलेशंस कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करके इकोनॉमी की स्पीड लिमिट सेट करते हैं। थिंक इन शॉर्ट, पोटेंशियल GDP इकोनॉमी के सस्टेनेबल पीक परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कैपिटल, लेबर, ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है। इंडिया को इस पोटेंशियल को पूरी तरह रियलाइज करने से रोकने वाले सिग्निफिकेंट हर्डल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, सोशल इश्यूज जैसे इनइक्वालिटी और जेंडर डिस्पैरिटी और इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स जैसे कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस। अब जब हम पोटेंशियल GDP समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि एक्चुअल GDP कैसे मेजर किया जाता है 2015 में किए गए एक मेजर चेंज पर फोकस करते हुए। GDP कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी चेंज, प्री वर्सेस पोस्ट 2015। अब एक थोड़ा टेक्निकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन, explain the difference between computing methodology of India's gross domestic product GDP before the year 2015 and after the year 2015. 2021। 10. Broad micro theme. Economy, GDP calculation methodology. इमेजिन कीजिए आप अपनी हाइट मेजर करने का तरीका बदल देते हैं, शायद इंचेस से सेंटीमीटर्स में स्विच करते हैं या एक डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट यूज करते हैं। नंबर बदल सकता है, भले ही आपकी एक्चुअल हाइट ना बदली हो। कुछ ऐसा ही इंडिया के GDP कैलकुलेशन के साथ 2015 में हुआ। एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ था? ये समझने का एक अच्छा तरीका है। 2015 में इंडिया ने अपने GDP कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी में सिग्निफिकेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए ताकि ग्लोबल प्रैक्टिसेस से अलाइन हो सकें और इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को बेहतर कैप्चर कर सके। चलिए ओल्ड प्री 2015 और न्यू पोस्ट 2015 मेथड्स को कंपेयर करते हैं। प्री 2015 मेथड GDP फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट होता था। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट, इंटरेस्ट द्वारा अर्न की गई इनकम पर फोकस करता था। ओके। कांस्टेंट प्राइस कैलकुलेशंस के लिए यूज होने वाला बेस ईयर 2004-5 था। डेटा सोर्सेज प्राइमरीली एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI पर डिपेंड करते थे, जिसकी इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करने में लिमिटेशंस थी। ये सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स SNA 1993 गाइडलाइंस फॉलो करता था। और पोस्ट 2015 मेथड की शिफ्ट्स क्या थे? मेजर चेंजेस ये थे, GDP को मार्केट प्राइसेस पर कैलकुलेट करने का शिफ्ट हुआ।
इसमें प्रोडक्ट्स पर लगने वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी शामिल होते हैं और गवर्नमेंट द्वारा दी गई सब्सिडीज एक्सक्लूड होती हैं। ये कंज्यूमर्स द्वारा पे किए गए एक्चुअल प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, मार्केट प्राइसेस। हाँ, बेस ईयर को 2011-12 में अपडेट किया गया ताकि इकोनॉमी के करंट स्ट्रक्चर को बेहतर रिफ्लेक्ट किया जा सके। इंडिया ने नए SNA 2008 गाइडलाइंस अडॉप्ट किए जो प्रिवेलिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जिससे दूसरे देशों के साथ बेहतर कंपैरेबिलिटी इंश्योर होती है। राइट। और क्रूशली इसने नए डेटा सोर्सेज इनकॉर्पोरेट किए, सबसे नोटेबली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का MCA 21 डेटाबेस। इससे फॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर की बहुत बेहतर कवरेज मिली। फाइनेंशियल सेक्टर और इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज की कवरेज भी इंप्रूव्ड सर्विस के थ्रू एनहांस की गई। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइसेस पर शिफ्ट करना एक बड़ा कंसेप्चुअल शिफ्ट लगता है, और MCA 21 डेटाबेस यूज करना ऐसा लगता है कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बहुत बेहतर कैप्चर करेगा। एग्जैक्टली, की इंप्रूवमेंट्स थे ब्रॉडर डेटा सोर्सेज, खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए वाया MCA 21, बेटर कवरेज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज और इनफॉर्मल सेक्टर की। हालांकि वहां चैलेंजेस अभी भी हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अलाइनमेंट, SNA 2008 और एक ज्यादा रेलेवेंट बेस ईयर 2011-12। ओवरऑल एम था इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक ज्यादा एक्यूरेट और कॉम्प्रहेंसिव मेजर। इसके बारे में सोचते हैं। GDP कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर को पीरियोडिकली अपडेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? पुराने वाले से ही काम क्यों नहीं चला सकते? क्विक हिंट, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर टाइम के साथ बदलता है। नई इंडस्ट्रीज आती हैं, पुरानी डिक्लाइन होती हैं, रिलेटिव प्राइसेस शिफ्ट होते हैं। एक अपडेटेड बेस ईयर इन करंट इकोनॉमिक रियलिटीज को बेहतर रिफ्लेक्ट करता है, याद रखना। सही। MCA 21 डेटाबेस को इनकॉर्पोरेट करने से स्पेसिफिकली GDP एस्टिमेट्स कैसे इंप्रूव हुए? क्विक हिंट, इसने रजिस्टर्ड कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर कॉम्प्रिहेंसिव और ज्यादा रिलायबल डेटा प्रोवाइड किया, जो पुराने एस्टिमेशन मेथड्स जो स्मॉलर सैंपल्स पर बेस थे को रिप्लेस करता है। इस तरह फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की क्लियर पिक्चर देता है, समझे? नई मेथडोलॉजी के साथ भी क्या पूरे इनफॉर्मल सेक्टर को एक्यूरेटली कैप्चर करना पॉसिबल है? क्या चैलेंजेस रह सकते हैं? क्विक हिंट, ये भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है सेक्टर के शीट साइज, डाइवर्सिटी और फॉर्मल रिकॉर्ड कीपिंग की कमी के कारण। जबकि सर्वेज एस्टिमेट्स इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, एक कंप्लीट और प्रिसाइज मेजरमेंट अभी भी एक ग्लोबल चैलेंज है। मेजरमेंट टेक्निक बदलने से इकोनॉमी की हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे बदल सकती है, इस पर रिफ्लेक्ट कीजिए। थिंक। इन शॉर्ट, 2015 GDP मेथोडोलॉजी रिवैम्प में फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइसेस पर शिफ्ट, बेस ईयर को 2011-12 अपडेट करना, इंटरनेशनल SNA 2008 फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना और क्रूशली बेटर कॉर्पोरेट कवरेज के लिए MCA 21 डेटाबेस जैसे ब्रॉडर डेटा सोर्सेज यूज करना शामिल था। गोल था इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक ज्यादा एक्यूरेट, कॉम्प्रहेंसिव और इंटरनेशनली कंपेरेबल मेजर। GDP कैसे कैलकुलेट होता है ये समझना एक बात है, लेकिन पैंडेमिक जैसे मेजर शॉक के बाद उसकी रिकवरी का शेप कैसा था? क्या वो एक स्मूथ V शेप थी? V शेप्ड रिकवरी डिबेट, इकोनॉमिक रिकवरी शेप। पैंडेमिक हिट होने के बाद इकोनॉमी में एक शार्प डिप आया। एक V शेप्ड रिकवरी का मतलब होता है इक्वली शार्प बाउंस बैक, जैसे लेटर V, नीचे तेजी से फिर ऊपर तेजी से। क्या इंडिया ने सच में ये क्लीन V शेप एक्सपीरियंस किया? काफी डिबेट हुई है इस पर। एविडेंस क्या सजेस्ट करता है? पोस्ट पेंडेमिक रीबाउंड के नेचर के बारे में ये एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है। चलिए सॉर्स मटेरियल के बेसिस पर V शेप नैरेटिव के पक्ष और विपक्ष में आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। V शेप को सपोर्ट करने वाला एविडेंस अक्सर पॉइंट करता है, पहला, हेडलाइन GDP ग्रोथ। ऑफिशियल मॉस्पी डेटा ने FY 23-24 में स्ट्रॉन्ग 9.2% GDP ग्रोथ दिखाई। कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये शार्प रिबाउंड सर्टेनली एग्रीगेट लेवल पर V जैसा दिखता है। कुछ सेक्टर्स जैसे कंस्ट्रक्शन ने भी रेजिलियंस दिखाई, स्ट्रांगली ग्रो करते हुए 8.6%, 10.8% इन FY 425 मेंशन्ड, जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में रिकवरी इंडिकेट करता है। अच्छा, दूसरा, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जैसे बॉडीज के प्रोजेक्शंस पॉजिटिव थे, e.g. 6.7% ग्रोथ फॉर FY 24, प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में रिकवरी को की ड्राइवर्स बताते हुए। इंप्रूव्ड बिजनेस कॉन्फिडेंस ने भी इस व्यू को सपोर्ट किया। ओके, तो ओवरऑल GDP नंबर तेजी से बाउंस बैक हुआ। इस सिंपल V शेप स्टोरी को क्या चैलेंज करता है? मेन चैलेंजेस तब आते हैं जब हम गहराई में देखते हैं। पहला, अनइवन सेक्टोरल परफॉर्मेंस। रिकवरी सभी सेक्टर्स में यूनिफॉर्म नहीं थी। मैन्युफैक्चरिंग फॉर इंस्टेंस ने इनकंसिस्टेंट ग्रोथ पैटर्न्स दिखाए। रेटिंग एजेंसी ICRA ने लोअर ग्रोथ प्रोजेक्ट की 6.3% फॉर FY 24-25, प्रिसाइसली अनइवन प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से। मतलब सब लोग इक्वली स्पेंड नहीं कर रहे थे, जो एक फ्रैक्चर्ड रिकवरी सजेस्ट करता है। अनइवन कंजम्पशन। हाँ। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स। जैसे हमने डिस्कस किया, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कॉम्प्लेक्स बनी रही। CMI डेटा ने फ्लक्चुएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स दिखाए, e.g. 9.2% जून 24, 7.8% सितंबर 24। डिफरेंट सर्वेज ने डिफरेंट पिक्चर्स दी, जो लेबर मार्केट में परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल इश्यूज की तरफ इशारा करते हैं। एक ट्रू V शेप में आइडियली एक स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड बेस्ड जॉब रिकवरी भी होनी चाहिए थी। तो अगर V नहीं, तो कौन सा शेप इसे बेहतर डिस्क्राइब कर सकता है? कई इकोनॉमिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि रिकवरी ज्यादा K शेप्ड थी। लेटर K इमेजिन कीजिए,
एक आर्म ऊपर जाती है, दूसरी नीचे। ये सिग्निफाई करता है कि इकोनॉमी के कुछ हिस्से जैसे लार्ज कॉर्पोरेशंस, हाई इनकम हाउसहोल्ड्स, टेक ड्रिवन सेक्टर्स स्ट्रांगली और जल्दी रिकवर हुए, अपवर्ड आर्म, जबकि दूसरे हिस्से जैसे स्मॉल बिजनेसेस, इनफॉर्मल सेक्टर, लो इनकम हाउसहोल्ड्स स्ट्रगल करते रहे, पीछे रह गए या इवन डिक्लाइन हुए, डाउनवर्ड आर्म। ये डाइवर्जेंस के शेप बनाता है। वो के शेप्ड एनालॉजी मेक सेंस। जैसे तूफान के बाद कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग पेड़ जल्दी से सीधे खड़े हो जाते हैं, जबकि छोटे पौधे या जो एक्सपोज्ड एरियाज में होते हैं उन्हें रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है या वो रिकवर ही नहीं होते। एक अनइवन आउटकम है। एग्जैक्टली ये अनइवननेस टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशंस की जरूरत हाईलाइट करती है, जैसे पीएम गति शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एसेट मोनेटाइजेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, ताकि इकोनॉमी के लैगिंग पार्ट्स को सपोर्ट किया जा सके और रिकवरी को ज्यादा ब्रॉड बेस्ड बनाया जा सके। इस पर सोचते हैं, अगर रिकवरी स्ट्रांगली के शेप्ड हो तो सोसाइटी के लिए पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्विक हिंट, ये एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकती है, पोटेंशियली सोशल फ्रिक्शन पैदा कर सकती है और ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम को लॉन्ग रन में कम स्टेबल बना सकती है। थोड़ा सोच लो। सही। अनइवन प्राइवेट कंजम्पशन रिकवरी के लिए खासकर इंडिया में चिंता की बात क्यों है? क्विक हिंट, क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन इंडिया की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आधे से ज्यादा फॉर्म करता है। अगर पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इनकम स्ट्रेस के कारण स्पेंड नहीं कर रहा है तो ओवरऑल डिमांड कमजोर रहती है, जिससे बिजनेसेस और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचता है। समझे? राइट। गवर्नमेंट पॉलिसी स्पेसिफिकली कैसे हेल्प कर सकती हैं रिकवरी को कम के शेप और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने में? क्विक हिंट, स्ट्रगलिंग सेक्टर्स और हाउसहोल्ड्स को टारगेटेड सपोर्ट जैसे क्रेडिट एक्सेस, इनकम सपोर्ट या सब्सिडीज प्रोवाइड करके, लोअर स्किल्ड वर्कर्स के लिए जॉब्स क्रिएट करने वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके और ओवरऑल डिमांड को बूस्ट करने के लिए मेजर्स इंप्लीमेंट करके। याद रखना, इस रिकवरी शेप के इम्प्लीकेशंस पर फ्यूचर पॉलिसी डिसीजंस के लिए विचार कीजिए। थिंक। इन शॉर्ट, जबकि हेडलाइन जीडीपी ने वी जैसा शार्प रीबाउंड दिखाया, क्लोजर लुक सेक्टर्स में अनइवननेस और परसिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स रिवील करता है, सजेस्टिंग इंडिया की पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी लाइकली के शेप्ड थी। ये इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करने की चैलेंज हाईलाइट करता है, जहां बेनिफिट्स सभी सेगमेंट्स तक पहुंचे। ब्रॉड बेस ग्रोथ की बात हमें एक ऐसे सेक्टर पर लाती है जो जॉब्स और वैल्यू एडिशन के लिए क्रूशियल माना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, खासकर एमएसएमईज। चलिए फाइनल सवाल देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमईज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। और फाइनली मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, पर्टिकुलरली ऑफ एमएसएमईज। Comment on the present policies of the government in this regard. 2023 10. Broad micro theme, economy, manufacturing, MSMEs, government policies. 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जैसे एम्बिशियस गोल्स अचीव करने के लिए एक्सपर्ट्स वाइडली अग्री करते हैं कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाहिए, उसका जीडीपी में शेयर बढ़ना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईज को पर्टिकुलरली वाइटल इंजन्स माना जाता है। वो इतने क्रूशियल क्यों हैं और गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करने के लिए क्या कर रही है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना एमएसएमईज को उसके कोर में रखकर मल्टीपल रीजन से एसेंशियल माना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग करंटली जीडीपी में लगभग 17% कंट्रीब्यूट करता है और एमएसएमईज इसकी बैकबोन है। रिपोर्टेडली 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। उनकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, पहला, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वो अक्सर लार्ज कॉर्पोरेशन से ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती हैं। इंडिया के वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए क्रूशल, वो 30% से ज्यादा नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। वाओ, 11 करोड़। हाँ। दूसरा, हायर वैल्यू एडिशन। मैन्युफैक्चरिंग जनरली एग्रीकल्चर से ज्यादा वैल्यू ऐड करता है, हायर इनकम्स कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया के एक्सपोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं 65% और एमएसएमईज ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में की प्लेयर्स हैं। राइट। चौथा, सप्लाई चेन रेजिलियंस। एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एमएसएमई बेस इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करता है, जैसे आत्मनिर्भर भारत के तहत पैंडेमिक के दौरान पीपीई किट प्रोडक्शन के रैपिड स्केलिंग में देखा गया। पांचवा, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। एमएसएमईज अक्सर छोटे शहरों, टियर 2, 3 सिटीज में लोकेटेड होती हैं, मेजर मेट्रो से परे डेवलपमेंट प्रमोट करती हैं। पीएमआईटीआर पार्क्स जैसे इनिशिएटिव्स टेक्सटाइल्स के लिए इसको लेवरेज करने का एम रखते हैं। चौथा, इनोवेशन पोटेंशियल। वो ग्रास रूट्स इनोवेशन के हब्स हो सकते हैं, खासकर सपोर्ट के साथ, जैसे ईवी या ग्रीन टेक में स्टार्टअप्स। और सातवां, मल्टीप्लायर इफेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ रिलेटेड सेक्टर्स जैसे लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, रॉ मटेरियल सप्लायर्स एसेट्रा को बूस्ट करती है। तो इम्पैक्ट के मामले में वो अपने साइज से कहीं ज्यादा पावरफुल है। उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए सोर्स के अकॉर्डिंग उन्हें सपोर्ट करने के लिए करंट की गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है? गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। सोर्स लाइकली पॉलिसीज की एक रेंज इंप्लाई करता है, जिन्हें ब्रॉडली कैटेगराइज किया जा सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स जैसे सीजीटीएमएससी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, एमएसएमईज को बिना कोलैटरल के लोन लेने में हेल्प करती हैं। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम सीएलसीएस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सपोर्ट करती है। पीएमजीपी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नई यूनिट सेटअप करने में हेल्प करती है। ओके। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डिजिटल एमएसएमई स्कीम जैसे इनिशिएटिव्स डिजिटल अडॉप्शन प्रमोट करते हैं।
टेक्नोलॉजी सेंटर्स एडवांस्ड टेक तक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ASPIR रूरल इंडस्ट्री इनोवेशन पर फोकस करता है। ठीक है। स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अलावा रिपोर्टेडली 20.2 करोड़ तक पहुंच गया। स्किल इंडिया मिशन और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का एम स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड करना है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सिंप्लीफाइड सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन ऑफर करता है। RAMP रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस जैसे प्रोग्राम्स मार्केट एक्सेस और रेजिलियंस इंप्रूव करने का एम रखते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम्स कंप्लायंस बर्डन कम करते हैं। राइट। मार्केट एक्सेस ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म्स कैश फ्लो में हेल्प करते हैं। GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल गवर्नमेंट टेंडर्स तक एक्सेस देता है। MSME सस्टेनेबल Z सर्टिफिकेशन डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। वाओ, ये तो सपोर्ट मेजर्स की काफी लंबी लिस्ट है। ये सच में इस सेक्टर पर फोकस हाईलाइट करती है। अपने नेबरहुड की उस छोटी वर्कशॉप के बारे में सोचिए जो कंपोनेंट्स बनाती है, वो जॉब्स दे रही है, लार्जर सप्लाई चेन्स में कंट्रीब्यूट कर रही है, शायद एक्सपोर्ट भी कर रही हो। यही MSME पावर है जिसे हमें अनलॉक करना है। बिल्कुल। लेट्स कंसिडर MSMEs के लिए क्रेडिट एक्सेस, लोन मिलना उनकी ग्रोथ के लिए इतना फंडामेंटली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्विक हिंट, लार्ज कंपनीज के अनलाइक MSMEs अक्सर वर्किंग कैपिटल, नई मशीनरी खरीदने या एक्सपैंड करने के लिए एक्सटर्नल फाइनेंस पर हेविली रिलाई करती हैं। ईजियर क्रेडिट एक्सेस उनकी इन्वेस्ट करने और ग्रो करने की एबिलिटी को फ्यूल करता है। याद रखना, सही। मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े इनिशिएटिव्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टेक्स्ट में कोर स्ट्रेटेजिक एम क्या है? क्विक एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना, सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इंडियन और फॉरेन दोनों अट्रैक्ट करना, ज्यादा लोकल जॉब्स क्रिएट करना, क्रिटिकल आइटम्स के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना और इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पोजीशन करना। समझे? टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना जैसे डिजिटल टूल्स या ऑटोमेशन स्पेसिफिकली MSMEs को बेहतर कंपीट करने में कैसे हेल्प कर सकता है, इवन ग्लोबली? क्विक हिंट, टेक्नोलॉजी उनकी एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है, कॉस्ट्स कम करके प्रोडक्ट क्वालिटी और कंसिस्टेंसी एनहांस कर सकती है, वाइडर ऑनलाइन मार्केट्स ई-कॉमर्स तक एक्सेस ओपन कर सकती हैं और उन्हें कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट होने में हेल्प कर सकती हैं। MSME पोटेंशियल और इफेक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट के बीच के इस क्रूशियल लिंक पर विचार कीजिए। थिंक। इन शॉर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना, खासकर MSMEs को इंडिया के फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने, मास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने, एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने और सेल्फ रिलायंस एनहेंस करने के एम्बिशंस के लिए वाइटल है। गवर्नमेंट ने फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, रेगुलेशन और मार्केट एक्सेस को टारगेट करते हुए वाइड अरे ऑफ पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, हालांकि सेक्टर का फुल पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की बनी हुई है। फ्यू, ये इंडियन इकोनॉमी के कुछ कॉम्प्लेक्स लेकिन क्रूशियल एस्पेक्ट्स का काफी डिटेल डिस्कशन था, UPSC क्वेश्चंस को गाइड के रूप में यूज करते हुए। चलिए जल्दी से ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग्स, GDP एंड पॉलिसी इनसाइट्स को रिकैप करते हैं। बिल्कुल। चलिए कोर इनसाइट्स को कामली समराइज करते हैं। जॉबलेस ग्रोथ। सिंपल जॉबलेस ग्रोथ नैरेटिव रीसेंट डेटा से चैलेंज है। इंप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 1.11, 46.7 M जॉब्स इन FY24, लेकिन जॉब क्वालिटी और सेक्टोरल शिफ्ट्स, डिक्लाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज शेयर, राइजिंग एग्रीकल्चर शेयर, पॉसिबली इंडिकेटिंग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पर कंसर्न्स बने हुए हैं। सेविंग्स रेट एंड ग्रोथ। सेविंग्स अराउंड 29.3% वाइटल फ्यूल है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट है, जिसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट 33.7%, इफेक्टिव पॉलिसीज, स्किल ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजिकल थ्रस्ट एक साथ चाहिए। इकोनॉमिक हेल्थ। पॉजिटिव हेडलाइन नंबर्स, GDP ग्रोथ 9.2% FY24, लो इन्फ्लेशन 3.34% अच्छे हैं, लेकिन हाई वेल्थ इनइक्वालिटी टॉप 10% होल्ड 65% और एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस जैसे डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज का मतलब है कि गुड शेप असेसमेंट क्वालिफिकेशन मांगता है। इंक्लूसिव ग्रोथ की है, पोटेंशियल GDP, यह इकोनॉमी का सस्टेनेबल पीक आउटपुट है। इंडिया का इस तक पहुंचने का रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, सोशल इश्यूज, इनइक्वालिटी, जेंडर गैप, रिड्यूसिंग पोटेंशियल और इंस्टीट्यूशनल हर्डल्स, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी से हिंडर्ड है। राइट। GDP कैलकुलेशन पोस्ट 2015, मार्केट प्राइसेस बेस ईयर 2011-12, SNEA 2008 स्टैंडर्ड्स और MCA 21 डेटा का यूज एक ज्यादा एक्यूरेट और इंटरनेशनली कंपेरेबल इकोनॉमिक पिक्चर प्रोवाइड करता है। रिकवरी शेप पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी क्लीन V शेप से ज्यादा K शेप्ड अनइवन थी। सेक्टर्स और इनकम ग्रुप्स के बीच डाइवर्जेंस के साथ इंक्लूसिविटी के लिए टारगेटेड पॉलिसीज की जरूरत हाईलाइट करती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड MSMEs, इस सेक्टर को बूस्ट करना, खासकर MSMEs एम्प्लॉइंग 11 करोड़, जॉब्स, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट्स और सेल्फ रिलायंस के लिए क्रिटिकल है। गवर्नमेंट पॉलिसीज फाइनेंस, टेक, स्किल्स और मार्केट एक्सेस में कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट एम करती हैं। ग्रेट समरी। अब चलिए अपना रिकॉल टेस्ट करते हैं। रेडी? 1. सिंपल टर्म्स में कौन सा क्वांटिटेटिव मेजर 2017-23 पीरियड के लिए जॉबलेस ग्रोथ आइडिया को चैलेंज करता था? क्विक रिकॉल, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का रिपोर्टेडली 1.11 होना, मतलब एम्प्लॉयमेंट GDP से तेज ग्रो किया। वो नंबर याद है? हाँ। 2.
सेविंग्स रेट के अलावा इंडिया के ग्रोथ पोटेंशियल को डिटरमिन करने वाले कोई 2 और क्रूशियल फैक्टर्स बताइए। क्विक रिकॉल, इन्वेस्टमेंट रेट, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या पॉलिसी फ्रेमवर्क, कोई भी 2 चलेंगे। ठीक है। 3, अच्छी जीडीपी ग्रोथ के बावजूद कौन सा मेजर स्ट्रक्चरल इशू इकोनॉमी के ओवरऑल गुड शेप में होने पर डाउट रेज करता है? क्विक रिकॉल, हाई वेल्थ इनइक्वालिटी की कंसर्न थी, टॉप 10% होल्डिंग 65% वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है, याद है? बिल्कुल। 4, पोटेंशियल जीडीपी का सिंपल मीनिंग क्या है? एनालॉजी याद कीजिए। क्विक रिकॉल, इकोनॉमी का मैक्सिमम सस्टेनेबल आउटपुट बिना हाई इन्फ्लेशन कॉज किए, सुपर कार की टॉप स्पीड लिमिट बिना ओवरहीट हुए, याद है? हाँ, सुपरकार। 5, 2015 जीडीपी कैलकुलेशन चेंज फैक्टर कॉस्ट से शिफ्ट होकर क्या हो गया? क्विक रिकॉल, मार्केट प्राइसेस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्सक्लूड्स सब्सिडीज, राइट। 6, के शेप्ड रिकवरी टर्म इंडिया के रीसेंट पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए वी शेप्ड से ज्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है? क्विक रिकॉल, क्योंकि रिकवरी अनइवन थी, कुछ हिस्से स्ट्रांगली बाउंस बैक हुए अपर की आर्म, जबकि दूसरे पीछे रह गए या डिक्लाइन हुए लोअर के आर्म। एक्सीलेंट। अब इनमें से एक कॉन्सेप्ट जैसे वी शेप्ड और के शेप्ड रिकवरी के बीच का डिफरेंस अपनी शब्दों में किसी और को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। सिखाना समझ को सॉलिडिफाई करने का एक ग्रेट तरीका है। और ये रहा एक सिंपल चैलेंज। आज मेंशन की गई एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव चुन लीजिए, शायद PLI, स्किल इंडिया या MSMEs के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन। उसके परफॉर्मेंस या इम्पैक्ट के बारे में एक रीसेंट न्यूज रिपोर्ट ढूंढने के लिए क्विक ऑनलाइन सर्च कीजिए। देखिए लोग ग्राउंड पर उसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आज फैसिनेटिंग इंडियन इकोनॉमी पजल के कुछ टुकड़े जोड़ने की कोशिश की, UPSC क्वेश्चंस को अपनी गाइड बनाकर। हमने नंबर्स देखे, डिबेट्स देखी, पॉलिसीज देखी। कॉम्प्लेक्स है जरूर, पर होपफुली चीजें अब थोड़ी क्लियरर हुई होंगी। बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है कि इन इकोनॉमिक टर्म्स और डेटा पॉइंट्स के पीछे असली लोग हैं, उनकी लाइवलीहुड्स हैं और उनका फ्यूचर है। अल्टीमेट गोल सिर्फ ग्रोथ परसेंटेजेस नहीं है, बल्कि ऐसी ग्रोथ अचीव करना है जो सस्टेनेबल हो, रिजिलियंट हो और सच में सभी सिटीजन्स की जिंदगी बेहतर बनाए। इसी नोट पर ये रहा एक आखिरी सवाल आपके लिए सोचने के लिए। जैसे इंडिया एक्सेलरेटेड ग्रोथ के लिए स्ट्राइव कर रहा है, आपकी ओपिनियन में वो कौन सा एक सिंगल चैलेंज है जिस पर सबसे अर्जेंट अटेंशन देने की जरूरत है ताकि बेनिफिट्स सच में वाइडली शेयर हो? क्या वो इनइक्वालिटी है, जॉब क्वालिटी, स्किल्स गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ और? जरूर सोचिए इस पर। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए थैंक्स। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और अलग सोर्सेज से मिले नए इनसाइट्स के साथ।